गंगा है, हर की पौड़ी है, घंटाघर है, इसका मतलब हम हरिद्वार में आए हुए हैं। द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आ पहुंची है उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हरिद्वार में। हरिद्वार की लड़ाई रोचक है। यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा के कैंडिडेट हैं, तो कांग्रेस की ओर से अमरीश कुमार खड़े हुए हैं। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी यानी सपा बसपा रालोद की ओर से अंतरिक्ष सैनी, डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। लोग कह रहे हैं, मीडिया में खबरें हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन क्या सच में है? ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ वोटर हैं, कुछ यंग लोग हैं और शहर के कुछ पत्रकार हैं। हम उनसे जानेंगे कि हरिद्वार किस ओर जा रहा है, हरिद्वार से क्या निकल के आ रहा है। कई लोग हैं, हम बातचीत अपनी शुरू करते हैं, कुछ पत्रकारों से हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले अपना नाम बताइए हमें। मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ल जी, तो रजनीकांत जी, हरिद्वार के कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर 11 तारीख को वोटिंग होनी है? देखिए, ये लोकसभा के चुनाव हैं, जी, इसलिए हरिद्वार का कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है। अच्छा, चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हैं और उन राष्ट्रीय मुद्दों में महत्वपूर्ण रूप से एक तो राष्ट्रवाद है, दूसरा आतंकवाद है, जी, तीसरा पाकिस्तान का जो भी मसला है वो है, और बाकी जिन समस्याएं हैं वो समस्याएं हमेशा से रही हैं और रहेंगी। कोई भी सरकार आएगी उनका न कभी समाधान हुआ है न होगा पूर्ण रूप से, इसलिए मुद्दे राष्ट्रीय हैं। लेकिन सांसद जो होता है, सांसद एक नीति निर्धारक जो है, नीति निर्माण करने वाला, वो यहाँ का है, रमेश पोखरियाल निशंक है। लोग चुनेंगे तो क्या लोगों के पास एक लोकल मुद्दा भी नहीं है? देखिए, लोकल मुद्दे निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन वो या तो विधानसभा में होते हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव में होते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होता है। जहाँ तक स्थानीय स्तर पर मुद्दों की बात है तो सड़क के मुद्दे हैं, रेल का मुद्दा है, या जो पलायन का मुद्दा है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, और उन पर निशंक जी अपनी सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 5 साल में जितना काम कराया उतना पिछले 50 साल में भी नहीं हुआ। 5 साल में उन्होंने काम कराया वो बोलते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट है, माइग्रेशन कमीशन एक होता है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में 65% माइग्रेशन बढ़ा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं उत्तराखंड नौकरी पाने के लिए। इन 5 सालों में ये 65% का उछाल आया है। आपसे बात करेंगे आगे इस बारे में। क्या सच में इन मुद्दों पे लोग हरिद्वार में चुनाव नहीं हो रहा है? अपने नाम के साथ जवाब शुरू कीजिएगा। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है जी। जो लोकसभा चुनाव ये होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें युवाओं को और लोगों को सब वोट भी करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे सांसद महोदय हैं उन्होंने जो काम किए हैं, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पे भी महत्व दिए जाने की ज़रूरत है। निशंक जी ने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई होंगी, करा होगा, लेकिन धरातल पे वो मूर्त रूप में अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। हरिद्वार जो एक विश्व स्थल पर अपनी पहचान रखता है, विश्व पटल पे। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति देख लीजिए, और रेलवे स्टेशन है, उसको भले ही ए श्रेणी में करते हो लेकिन अभी भी संसाधनों का अभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई वो नहीं बन पाया है ढंग से। डीपीआर लोग एमपी बहुत बना के बेचते हैं। पूरा अगर इनकी विकास की योजनाएं हो तो ये लोग अपना पूरा फंड खर्च नहीं कर पाते हैं, फंड रिफंड जाता है। इससे पता चलता है ये लोग कितना काम करते हैं। निशंक जी योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं पर काम नहीं दिख रहा है। डीपीआर बना रहे हैं, डीपीआर पर काम नहीं दिखता है। वोटर से जानना चाहेंगे, कई लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? आकाश भाटी। आकाश भाटी। आकाश भाटी, लोग कह रहे हैं कि निशंक जी योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं पर काम नहीं दिख रहा है, क्या आपको लगता है? योजनाएं बनाई है उन्होंने, देखो नमामि गंगे बनाई है। सिर्फ नहीं, निशंक जी की बात हो रही है, निशंक जी की बात हो रही है, आपके सांसद की बात हो रही है। देखिए, सांसद साहब पिछले 5 वर्ष पहले आए थे, हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आए थे, और 5 साल तक हमें हरिद्वार के अंदर, अभी भी चुनाव दौर चल रहा है, कल प्रचार बंद हो जाएगा, हमें हरिद्वार के अंदर अभी तक निशंक जी का चेहरा नहीं दिखा है। उनसे मिलने जाते हैं देहरादून तो वो मिलते नहीं है कार्यालय पे। एक बार यहाँ पर रोजगार को लेके मेला लगा था, उसमें निशंक जी हमारे को कहीं दिखाई नहीं दिए। हम निशंक जी से पूछना चाहते हैं, आप पिछले 5 वर्ष से कहाँ हैं? हरिद्वार के अंदर एक भी दिन नहीं दिखाई दिए। अच्छा, हरिद्वार के अंदर उनका सांसद ही नहीं दिखाई दिया। इसके पहले भी हम 1-2 लोकसभा क्षेत्रों में गए, वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि हमारा सांसद ही नहीं दिखाई दिया। सहारनपुर में लोग कह रहे हैं हमारा सांसद नहीं दिखाई दिया। आपसे बात करेंगे सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन चौहान है। नवीन चौहान जी, तो नवीन चौहान जी ये बताइएगा कि उत्तराखंड में सांसद क्या दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को? क्या ज़मीन पे नहीं उतर रहा है? रमेश पोखरियाल निशंक का सांसद का रुतबा नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? हरिद्वार सांसद निशंक जी की लोकसभा में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रही,
और 650 सवाल उन्होंने लोकसभा में उठाए। अच्छा 3650 करोड़ रुपया उन्होंने रिंग रोड के लिए अभी प्रस्तावित कराया। 95 करोड़ रुपया हर की पौड़ी के लिए वो लेके आए। पिछले 5 सालों में जितना विकास कार्य के लिए पैसा निशंक जी लेके आए, उतना उत्तराखंड के कोई सांसद दूसरा लेके नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि हरिद्वार में अभी बहुत सारे काम कराने की ज़रूरत है। देहात क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और उस पर काम अभी होना बाकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव है तो वो केंद्र के राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा। तो हरिद्वार में निशंक जी अच्छी स्थिति में है। आपको भी लगता है सर ऐसा? नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक नौटियाल है। दीपक नौटियाल जी, आपको क्या लगता है निशंक जी की उपस्थिति कैसी है हरिद्वार में? निशंक जी की उपस्थिति सांसद होने के नाते एक सामान्य उपस्थिति है, ना तो बहुत अच्छी कही जाएगी और ना ही बहुत ख़राब। जहाँ तक यहाँ लोकसभा की बात है प्रत्याशी के रूप में, आपने कहा कि यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ रोज़गार बहुत बड़ा स्थानीय मुद्दा है कि यहाँ के युवाओं को 70% की बात हुई थी किसी समय में, लेकिन वो दिया नहीं जा रहा है यहाँ शेड्यूल में 70% रोज़गार। यहाँ किसानों का स्थानीय मुद्दा है। यहाँ बहुत बड़ा, मैंने बताया कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ इस बात को लेकर के भी है कि हर 6 साल बाद यहाँ कुंभ और महाकुंभ होते हैं और करोड़ों अरबों रुपया यहाँ बहाया जाता है और इतना करप्शन होता है उसमें कि उस 6 साल बाद फिर पता नहीं लगता है। जितना पैसा आता है हम चाहें तो हरिद्वार को स्विट्जरलैंड जैसा बना सकते हैं, लेकिन उस तरफ ना तो हमारा कोई सांसद ध्यान दे रहा है। पैसा हरिद्वार में ना चाहते हुए भी, ऐसा शहर है हरिद्वार, तीर्थ स्थल है कि यहाँ सारी योजनाएं केंद्र की अपने आप आती हैं, लेकिन उसका क्योंकि सदुपयोग नहीं हो पाता है पैसे का, तो ये किसी भी तरफ से ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है कि जो आज बहुत बड़ा जवाब दीजिए सर। 6 साल पे कुंभ अर्धकुंभ हो रहा है, सड़क नहीं बन रही, जिस सड़क से हम आज जा रहे हैं, क्या कहाँ जा रहा है पैसा निशंक जी का? सर निशंक जी का पैसा धरातल पे ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बनाने में समय लगता है। ये हाईवे चौड़ीकरण का काम था, 4 लेन बन रहा है, तो काम चल रहा है, काम को रुका नहीं है। काम बंद, पीछे कुछ कानूनी दिक्कतें आई थी, लेकिन वो भी सोल्व हो गई और काम बढ़िया चल रहा है। सड़क बन रही है। चल रहा है, आपका कहने का मतलब है? हाँ 12 साल हो गए हैं ये हाईवे बनते हुए। ये 12 साल हो गए। हाँ जी। ऑल वेदर रोड बन रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मसला है, न कि केवल हरिद्वार का बल्कि उत्तराखंड का पूरा मसला है ऑल वेदर रोड। जो रोड बहे नहीं और तूफानों में और चारधाम यात्रा में उसका सहयोग मिले। ऑल वेदर रोड को लेकर भी निशंक जी के बारे में ये आरोप है कि ऑल वेदर रोड वो नहीं बना पा रहे हैं। हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे इस पक्ष। क्या नाम है आपका सर? उज्जवल पंडित, तीर्थपुरोहित समाज से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको चारधाम यात्रा के लिए तैयारी जो उन्होंने 5 साल में नहीं कर पाए, क्या इसका असर निशंक जी के वोट पर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि चारधाम की यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड अगर किसी ने देने की सोची है तो वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने की सोची है। उसके अलावा कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का काम जिस गति से चल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि 90 के दशक की, कि एक केवल विषय आया था और विषय आने के बाद उन्होंने उसको किस बस्ते में डाल दिया पता नहीं लगा। लेकिन आज जिस गति से ऑल वेदर रोड, सबसे बड़ा कारण है कि पलायन रुकेगा, उससे विकास की गंगा जो बहेगी वो निश्चित तौर पर नहीं। और ऑल वेदर रोड का काम आप कह रहे हैं नहीं चल रहा है, जितनी गति से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है मुझे नहीं लगता कि आप जाके देखिए 1000 से ज़्यादा क्रेनें वहाँ पर काम पे लगी। सर कृषि के लिए क्या हुआ? बहुत कृषि प्रधान प्रदेश है ये, कृषि के लिए क्या हुआ? निशंक जी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मुझे बताइए। देखिए, कृषि के लिए सबसे पहला, मुझे अन्य विषयों से अलग, हमने फसल बीमा योजना देने का काम किया है। किसानों के खाते में 6000 रुपया सालाना देने की जिम्मेदारी हमने ली है। इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि 2000 रुपए का घूस दिया जा रहा है। ये तो 2000 रुपए का घूस देने की बात सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक केवल और केवल गरीब की स्थिति रखी, किसी को देने के लिए नहीं सोचा। किसान को केवल मतदाता तक प्रयोग करने का अवसर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग हमेशा गरीब 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 की बात करते हुए 4 पीढ़ियाँ निकल गई, आज वो 72,000 रुपए की बात करते हैं। एक चीज बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एक होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं तय कर पाई है नरेंद्र मोदी सरकार? वो उसको लेकर सरकार की जवाबदेही क्या है? देखिए, मैं उत्तराखंड की आपको बात बता देता हूँ। उत्तराखंड की सरकार पूर्व में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सबसे अधिक मूल्य अगर देने का काम किया था तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और वर्तमान के अंदर भी जो फैक्ट्रियां, जो मिलें गन्ने का मूल्य नहीं दे पा रही हैं, उनको या तो बंद करने का या प्राइवेटाइजेशन करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनको बाकायदा गन्ना मिल बंद हो जा रही है, गन्ना मिल का बंद होना एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। लेकिन मैं सहारनपुर, बागपत और इन जिलों से होकर आ रहा हूँ, वहाँ गन्ना मिल बंद होने से किसानों को पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं। लागत से कम कीमत पर किसान गन्ना मिलों को अपना गन्ना बेच रहे हैं।
लोग बोल रहे हैं कि लगभग ये नुकसान ही है, हम फ्री में देकर आ रहे हैं गन्ना। ये क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, और अभी आप हमारे कृषि मंत्री जी का बयान सुनेंगे तो वो लगातार इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, और घोषणा पत्र में भी किसानों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए जो मनी दिया जा रहा है, ये इसीलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ मिला गन्ना किसानों को। आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं। कब दिया, किस साल दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी की जो आखिरी सरकार सन 2010 में सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये एक बड़ी बात है, इसे देखना चाहिए। निशंक जी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात क्यों नहीं करते हैं? निशंक जी से बात कर, आपके बारे से आप पहले नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कौशिक है। पंकज कौशिक, अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को कहा जाता है तो आंकड़ों का सांसद, हाँ। केवल निशंक के पास केवल आंकड़े मिलेंगे, हर बात के आंकड़े देंगे। पिछली बार कुंभ हुआ था, उन्हें यूनेस्को ऊपर से तय कर रहा है, वो आंकड़े यूनेस्को कुंभ के दिए थे उन्होंने। इस बार सड़क की आप, मैं नहीं कह रहा, आप क्षेत्र में जाइए ना साहब, क्षेत्र में जाके देखिए एक भी सड़क बनवाई हो। 2 उन्होंने एक आदर्श गांव के नाम पर लिए गोद, एक गांव की, किसी गांव की कोई भी समस्या कंप्लीट नहीं है आज तक। वहाँ किसान भूखा मर रहा है, रोजगार किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो कुछ कर रहे हैं केवल आंकड़े देते हैं। अभी हमारे साथी ने बताया आंकड़ों के सांसद कहे जा सकते हैं, और बिल्कुल फेल सांसद के रूप में उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री के कार्य भाजपा के बतौर प्रदेश, भाजपा ने प्रदेश को लीड किया है, तो भाजपा ने प्रदेश में क्या काम करवाया, उस पर क्यों नहीं निशंक जी बोलते हैं? निशंक जी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, आप बताइए। सर, उत्तराखंड बनने के बाद से ही लगातार कर्ज में चला आ रहा है। ये इस वर्तमान स्थिति ये है कि उत्तराखंड में 50,000 करोड़ ये अभी तो आप बोल रहे हैं कि निशंक जी पैसा लेकर आए बहुत ज्यादा। उत्तराखंड का जो अपना उदाहरण काम करा होगा तो ही तो करेंगे। निशंक जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। निशंक जी ने निशंक जी पे अपने आप पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप। हाँ बोलिए। सामने खड़ा हुआ ये दृश्य है, ये 34 करोड़ के माध्यम से जो लगिए, आप कैमरा इसकी ओर ले जाइए ना, ये सब सुन लीजिए, ये कैमरा इसकी ओर ले जाइए, मेरी तरफ छोड़िए, कैमरा इधर दिखाइए। ये विकास है, और सुन बना नहीं है उसका सौंदर्यकरण, सुन लीजिए एक सेकंड। इतना बड़ा घाट बना, जो बंजर घाट पड़ा था, 55 लाख की कीमत से वो घाट बना। इतना बड़ा कस्बा बांध का नाला। आपसे बात ऐसे नहीं हो सकती है। मैं बातचीत बंद कर दूंगा, आपको आराम से बात करनी होगी सभी को। सर मैं सब कुछ सुनूंगा। हाँ बोलिए। क्या नाम बताइए अपना। दीपांशु विद्यार्थी जी, मेरा ये कहना है, जो मित्र यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि सांसद निशंक जी नहीं दिखे, मैं समझता हूँ पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा सक्रिय सांसद कोई है तो आदरणीय डॉक्टर निशंक जी है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार कपिल है। तुषार कपिल, हाँ। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए सोच रही है तो कल अक्सर इसी लोकसभा के एक किसान ने आत्महत्या कर ली, और इतना बड़ा दुष्कर्म, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेकर आए, हर की पौड़ी का रोजगार उठाकर चंडी घाट पुल पे जहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है उसको गंगा बताकर ये हर की पौड़ी का रोजगार वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार रोजगार की बातें कर रही है, जो सिडकुल है हमारा, वहाँ पर 70% युवाओं को आगे बढ़ाने का काम जो यहाँ की सरकार को करना चाहिए था, आज उसमें वो जीरो है। और यहाँ की रोड आप जब आए होंगे, आपकी गाड़ी के पीछे हम भी थे लल्लन टॉप चुनाव प्रचार के, आपने भी देखा होगा कितना ट्रैफिक है और कितना पॉल्यूशन है, और सब कुछ जितना ये बोलते हैं, जितना ये करते हैं, बस ये ढिंडोरा पीटना जानते हैं। मोदी के नाम पर, निशंक जी के नाम पे यहाँ कोई वोट नहीं मांग रहा है, यहाँ सब मोदी के नाम पर भीख मांग रहे हैं। वैसे वो लल्लन टॉप चुनाव यात्रा है, चुनाव प्रचार नहीं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, वो आपके भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, वो विश्व विख्यात हो गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। युवाओं को कहा उन्होंने कि भांग उगाओ, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री हुआ कि रोजगार के रूप में आप भांग उगाइए। और खनन का जो खेल हरीश रावत जी की सरकार में हुआ, हरीश रावत जी की सरकार में, वो चटनी के लिए नहीं, रोजगार के रूप में बहुतायत कैनाबिस को प्राइम एग्रीकल्चर बनाने का काम कांग्रेस के सीएम कर रहे हैं। चलिए मुद्दा बदलते हैं। गंगा जी पे बात करते हैं, गंगा नदी पे बात करते हैं, नमामि गंगे पे बात करते हैं। गंगे की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया था उन्होंने। आप कीजिए। नमामि प्रोजेक्ट शुरू किया था कि उसमें केवल घाट बनवाए गए हैं और सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ना निशंक कुछ कर रहे हैं। केवल उन्होंने एक काम किया, गंगा नमामि गंगा के नाम, स्पर्श गंगा के नाम से कार्यक्रम चलाया, उससे अपनी किताब छाप ली। एक ठीक है, एक सेकंड। हाँ, आप सर बताइए, नमामि गंगे हरिद्वार में किस स्थिति में है? आप जहाँ पे खड़े हुए हैं और जिस स्थान पे आप एक कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे थोड़ा आगे जाके देखिए एक नाला गंगा में आ रहा है। अगर आप जा सकते हैं तो जाके देखिए, यहीं गिर रहा है वो नाला। तो इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण आपको कोई नहीं। सर आप बताइए नमामि गंगे की, गंगा नदी की स्थिति क्या है हरिद्वार में? नमामि गंगे को लेकर के यहाँ बहुत पैसा भी आया है, लेकिन अभी उसके अपेक्षित परिणाम आना बाकी हैं। ये ठीक है कि कुछ काम गंगा के नाम पे हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ काफ़ी बने हैं, उसकी क्षमता भी बड़ी है, लेकिन अभी धरातल पे बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि गंगा के नाम पे पैसा पहले भी बहुत खाया गया है। राजीव गांधी के समय में बहुत पैसा आया था और आज भी हम ये देखते हैं कि पैसा तो बहुत आया है, लेकिन उस अनुपात में हरिद्वार में काम होना ये अपने आप में सांसद के लिए। हरिद्वार के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा नाला बहता है, नाला भी नहीं, वो पूरी नहर है, वो सीवेज की नहर कहा जाता की तरह देखा है मैंने उसको, और वो सीधे बिना ट्रीटेड सीवेज दिए गंगा में आके मिलता है। ये बात भी है कि कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्टैब्लिश किए गए हैं, होटलों को आदेश दिया गया है कि शायद बिना सीवेज के, आप बिना ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज ट्रीट किए आप गंगा की तरफ नहीं छोड़ सकते हैं। ऋषिकेश में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन हरिद्वार के बीचों बीच अगर आपको नाला दिखता है तब उस पर क्या डिफेंस है? आपको दो चीजें आपको बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जो गंगा में पहाड़ों से आने वाले स्रोत हैं, उन स्रोतों को नालों की संज्ञा दी जाती। अगर टेपिंग की बात करेंगे, कस्सा बांध का नाला जो इन्हीं के, ये बगल में नाला, ये बगल में नाले की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए ना, कौन सा नाला हुई है? सिर्फ एक इतना जबरदस्त, ये कांग्रेस से ही लोग हैं, वो बता रहे हैं, जो कसाईयों का नाला जिसका सारा मलजल जा रहे हैं, सुन लीजिए, वो कांग्रेस के, उनके सरकार के मंत्री उस नाले पर रहकर कसाईयों का जितना कटान मलजल जाता था, ऐतिहासिक काम हुआ है वो इस देश के अंदर। या तो कानपुर के नाले का सीमा मऊ की टेपिंग हुई है, ये यहाँ का कस्सा बांध का नाला जो गंगा में जा रहा था। काम जितनी गति से हुए हैं, ये वही लोग हैं जो खुद राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से चलता है और यहाँ 19 पैसे रह जाते हैं। अच्छा एक सेकंड इस समय बह रहे हैं 311 नाले इस समय गंगा जी में डायरेक्ट गिर रहे हैं। नमामि गंगे रोजगार के नाम, रोजगार की तरह एक जुमला है जो देश के बीच में इस समय वोट खरीदने के लिए छोड़ा गया है। नालों की नहीं है। आज से पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, ना तो कभी कांग्रेस के लोगों ने नालों की चिंता करी। आज कम से कम नालों की टैपिंग हो रही है, गंगा के ऊपर बात हो रही है और गंगा मां स्वच्छ लगातार दिन चिंता ही नहीं थी। आज से पहले गंगा की कोई चिंता ही नहीं थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रही है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं भाजपा और नरेंद्र मोदी से कि अगर वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सेना के और सहयोगी हैं, तो तेज बहादुर यादव पूर्व सैनिक को वाराणसी से चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आज से पहले गंगा की कोई चिंता नहीं थी। सर गंगा की बात कर रहे हैं, 311 नाले हैं। सबसे पहले तो ये भीमगोडा क्षेत्र का, इसको मैं नाला नहीं बोलूंगा, ये तो क्योंकि भीमगोडे का जो पवित्र जल है वो आ रहा है, लेकिन शालीग्राम नाला जिसके हमने लगातार यहाँ पर प्रयास करे, सांसद जी से भी मिले, लेकिन सांसद जी जब आएंगे 5 सालों में तभी तो उन्हें पता चलेगा कितने नाले बह रहे हैं। वो तो सिर्फ उद्घाटन के समय और नरेंद्र शादी ब्याह में यहाँ के मंत्री और हर की पौड़ी जैसे और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर शराब बिकाने का काम अगर कोई करता है तो यहाँ के मंत्री और सांसद करते हैं। जितना प्रवास निशंक जी ने हरिद्वार में किया ये सर्वविदित है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से रात को चलना और सुबह हरिद्वार आ जाना और अगले दिन एक दिन हरिद्वार रुकने के बाद फिर सुबह सत्र अटेंड करने दिल्ली चले जाना, ये सब जानते हैं। शादी ब्याह क्या बोल रहा है? वो यहाँ दिल्ली से चलते थे, हरिद्वार के एक होटल में आते थे, दोपहर का लंच करते थे और अपने चहेतों को बता के जाते थे ये टेंडर निकल चुके हैं, आपको ये टेंडर भरने हैं और मैं संसद में जाकर आपको टेंडर कराने का काम करूंगा। उसका उदाहरण नमामि गंगे योजना है, जिससे वो अपने चहेतों को, ये सिर्फ आरोप है आपके कि वो सुबह आते थे, रात को चले जाते थे, रात को आते थे, सुबह चले जाते थे। इसमें मैं तथ्यों पे बात करूंगा। आरोप रखना चाहता हूँ, एक विषय बहुत जरूरी। देखिए, मैं अगर अपने सभी साथियों को ये ज्ञान देना चाहता हूँ और उन्हें होगा भी, शायद नहीं है, उनकी बातों से लग रहा है कि सांसद का काम होता है
केंद्र से योजनाएं लाना, अपने लोकसभा क्षेत्र में उनको प्रभावी ढंग से लागू करना। सांसद का काम होता सांसद का काम आपके घर के बाहर की नाली साफ करना नहीं होता। पार्षद विधायक सांसद सबके अलग अलग काम है। हम चाहें कि वो हमारे घर में आकर सब्जी बनाए तो वो संभव नहीं है। सबसे ज्यादा सक्रिय सांसद का काम होता है, लोग कह रहे हैं कि योजनाएं लाके इंप्लीमेंट करवाना, लेकिन सांसद का काम होता है नीति निर्धारण करवाना, सांसद का काम होता है पॉलिसी बनाना। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संसदीय सीटें हैं यहाँ के, उनके विकास के लिए कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कौन से ऐसे एजेंडाज हैं जिनको लगता है आपको ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्तराखंड या उसको जो सीटों की बात कर रहे हैं हम, उन पर आगे काम कर सकें? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र में, वो मुद्दा है पलायन का। गांव खाली हो रहे हैं, वहाँ मकान जर्जर हो रहे हैं, कोई रहने वाला नहीं है। गांव का व्यक्ति आ रहा है शहरों में, छोटे शहरों में, और छोटे शहर का व्यक्ति आ रहा है बड़े शहरों में, और जो बड़े शहर हैं उत्तराखंड के वो जा रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में। ये स्थिति है। आपको गांव में सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, गांव में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करानी पड़ेगी, और गांव में स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध करानी पड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में ये। और क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है इन मुद्दों से इतर कोई मुद्दा है उत्तराखंड के पास, कृषि से जुड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा कोई मुद्दा? उत्तराखंड में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड से बनने के बाद यहाँ शिक्षा में गिरावट आई है, उसके ऊपर निश्चित रूप से कोई बड़ा प्रारूप हमें बनाना पड़ेगा। हमने देखा है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हों, वो भी बहुत बड़ी संख्या में खुल गए हैं और वो मानक भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो थोक के भाव यहाँ यूनिवर्सिटियों को परमिशन दे दी गई है, और उसमें उसके जो नियम कायदे हैं उसमें भी तमाम तरह की ढीलें दी गई हैं। तो एजुकेशन हब के रूप में जो उत्तराखंड जाना जाता था, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस पे सरकारों को एक बहुत बड़े स्तर पे सोचना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड शिक्षा का हब कहला पाएगा। तो ये थी हर की पौड़ी से हमारी चुनावी कवरेज, जहां लगता है कि उत्तराखंड में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पलायन भारी मात्रा में हो रहा है, भारी मात्रा में लोग गांवों से निकल के बड़े शहरों की ओर आ रहे हैं और शहरों से निकल के उत्तराखंड के बाहर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि रोजगार की क्या स्थिति है इस प्रदेश में। इस प्रदेश में पलायन एक बड़ी समस्या है। लोग कृषि की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, कई शहरों में जाएंगे, कई लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।